अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि मिताली ने फ़ोन पर ही राज से उसके अतीत के बारे में कितने सवाल उठाए और उसको कितना कुछ सुनाया, जिसकी राज गुस्से में आ जाता है और मिताली को उसके अतीत का सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे राज अपने अतीत के पन्ने खोलता है मिताली के सामने और मिताली को भी बड़ी उत्सुकता थी जानने की आखिर ऐसा क्या राज है जो राज की लाइफ में जो लोग उसे हवस का पुजारी मानते हैं। राज, मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, कुछ कमाल तो आप मोहतरमाओं का भी है। राज, हर बार भंवरे पर ही क्यों हाथ उठाया जाता है? फूलों को मासूमियत से ही देखा जाता है। दोस्त तो फूलों का भी होता है, फिर भी दगाबाज भंवरे को ही माना जाता है। एक कली को फूल बनाने में भंवरा अपने अंदर का पूरा प्राण वायु भर देता है फूल के अंदर, तब वो परिपक्व होता है और उसमें महक आती है, और जैसे ही महक आती है तो उसे माली तोड़ के प्रभु के चरणों में या उसके गले का हार बना देता है। पर भंवरे को क्या मिला? जुदाई ना। उसका प्रेम परिपक्व हुआ तो उसे माली द्वारा छीन लिया या कोई प्रेमी उगल के प्यार का प्रतीक बनाकर किसी के माथे का गजरा बना दिया। लेकिन भंवरा तो उस फूल की तलाश में हर फूल को अपना प्राणवायु देता है कि उस फूल की महक जो उसके आत्मा में बसी है वो मिल जाए। पर हर फूल की अलग ही खुशबू उभरती है और वह पहले फूल की खुशबू का मेल नहीं होता। फिर भंवरे को फूल का रस निचोड़ने का दोषी माना जाता है। मिताली, ये क्या फूल भंवरा लगा रखा है? जो बात है सीधे तरीके से बताओ, ऐसे घुमा के मुझे समझ नहीं आता। राज, मतलब मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, ना तो किसी के साथ फरेब किया। हम पर ही उंगली उठाई जाती है। लड़कियों को तो मासूम होने का सर्टिफिकेट पहले ही दे दिया जाता है। मिताली, मतलब आप ये कह रहे हैं कि गलत आपके साथ हुआ है? आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। राज, हाँ, यही हकीकत है। ज़रूरी तो नहीं जो देखे वही सच हो। हर कोई एक ही नाजुक पहलू को ही देखते हैं और साथ भी उनका ही देते हैं। मिताली ऊंची आवाज़ में, अच्छा है, अपने दोषों का पोटला किसी और पर लाद दो और हम बेफिक्र हो जाएं। राज, आखिरकार तुम भी लड़की हो तो तुम भी तो लड़कियों की ही तरह तरफदारी करोगी ना। खैर जो भी हो, पर ये सुन लो, बात तुम जो सोचो मुझे कोई परवाह नहीं। मिताली, ठीक है, बको, क्या बकना चाहते हो? राज, 6 साल पहले की बात है। हमारे इलाके में जो भोले बाबा का बड़ा मंदिर है ना, वहाँ मेरी और खुशी की मुलाकात हुई थी। तब तो मैं उसका नाम भी नहीं जानता था, पर उसे देखते ही कुछ अलग ही कसमकस मच गई। सफ़ेद सलवार में जैसे कोई मोरनी ठुमक के चल रही हो, हिरनी जैसी आँखें, सेब जैसे होंठ। मिताली, बस बस, जो भी हो, मुझे वो सब नहीं जानना, आगे बताओ। राज, बता तो रहा हूँ, फिर मैंने उसका पीछा किया। मिताली, वही तो काम है आपका। राज, अब चुप भी रहोगी या फ़ोन रख दूँ? मिताली, ओके बाबा, अब बीच में नहीं टोकूंगी। राज, मैंने उसके घर तक पीछा किया। उसने भी ये बात नोटिस की कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, और ऐसे ही 1 हफ्ता चला। फिर मुझसे रहा नहीं गया तो सीधे बात कर ली। तुम्हारा मोबाइल नंबर मिलेगा क्या? क्यों, बात करनी है? क्या बात करनी है? कुछ ज़रूरी बात, पर मुझे नहीं करनी। बस एक बार बात कर लो, फिर चाहे तो कभी मत करना। अच्छा तो बताओ क्या बात करनी है? मेरे पास टाइम नहीं है। अरे यहाँ तो कहाँ, तुम अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं फ़ोन पे बात कह दूँगा।
मैं मोबाइल नहीं रखती। ठीक है, तो नंबर बता देता हूँ, तुम कॉल तो करोगी ना? सोचूंगी। अपना नाम तो बताती जाओ। खुशी। इतना बता के वो निकल पड़ी और मैं उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगा। मिताली। बस यही तो होता है तुम लड़कों का, काम धंधा तो करते नहीं और बाप के पैसों पे ऐश करते हो। राज। ओ हेलो, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हूँ। कभी पिताजी से खर्चे के लिए भी नहीं मांगा और ना ही काम स्टार्टअप के लिए। सब अपने दम पर किया है मैंने। पढ़ाई के बाद पिताजी पे बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए, यही फैसला किया था। मिताली। चलो, तुम में कम से कम एक बात तो अच्छी दिखाई दी। आगे बताओ। और हाँ, जो बात बता रहे हो ज़रा शॉर्ट में बताओ। मेरे उनका फ़ोन आने वाला है, सो प्लीज़ फास्ट। राज। 2 दिन बाद उसका पीसीओ से कॉल आया। हमने एक हफ्ते तक ऐसे ही बातें की और फिर कहीं मिलने को मैंने कहा तो वो रेडी हो गई। हम लॉन्ग ड्राइव पर गए और ढेरों बातें हुई हमारे बीच। फिर ये सिलसिला चला चला गया। जब भी वक्त मिलता बस कभी बगीचे, रेस्टोरेंट, मूवी, बीच हाथों में हाथ डाल के घूमा करते। एक दिन उसने मुझे उसके घर खाने पर बुलाया और वो घर पर अकेली ही थी, तो मैंने भी चला गया। बड़े प्यार से उसने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। उसके बाद वो मुझे अपना बेडरूम दिखाने ले गई। फिर न जाने कब हम एक दूसरे में खो गए और अपनी सीमाएं लांघ दी। वहाँ से निकलने के बाद मुझे ये फील हुआ कि ये अभी नहीं होना चाहिए था। कल खुशी को मैं बता दूंगा कि आज जो हुआ अब दोबारा नहीं होगा। जो भी होगा वो अब शादी के बाद होगा। ये बात मैंने खुशी का नहीं बताई थी कि मैंने उससे शादी करना चाहता हूँ, पर अब तय कर लिया था ये बताने का। दूसरे दिन जब खुशी का फ़ोन आया तो अगले दिन के किस्से को याद करते मैं बात कर रही थी कि खुशी ने बीच में ही रोकते हुए कहा, जो भी हुआ दोनों की मर्ज़ी से हुआ, तुम ज़्यादा मत सोचो। फिर हमारी मुलाकात ज़्यादा होने लगी, पर मुलाकातों में बातों से ज़्यादा एक दूसरे को प्यार जताने में ही चला जाता था। मुझे अजीब भी लगता था, पर एक तरफ से शिकायत भी नहीं हो रही थी। खुशी से शायद प्यार करने के ये ही तरीके होंगे। कहीं पढ़ा था कि लड़की तभी खुद को किसी और को समर्पित करती है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है, पर मुझे ये पता नहीं था कि ये खुशी के पास से मिल रहा प्यार बस चंद दिनों का ही है। मिताली। मतलब क्यों चंद दिनों का ही? इतना सब कुछ हुआ तुम दोनों के बीच, सारी हदें पार कर दी और वो भी शादी से पहले। ऐसा क्या हुआ? राज। एक दिन हम होटल रूम से जब बाहर निकले तो खुशी ने कहा, चलो कहीं पार्क में जाते हैं। मुझे अजीब लगा। करीब 2 महीने बाद खुशी ने कहीं पार्क में जाने को कहा। नहीं तो हम लोग हर बार होटल रूम में ही वक्त पूरा करते थे। मिताली। तुम्हें तो वही चाहिए था जो कि मिल भी रहा था खुशी के पास से। राज। नहीं, मैंने खुशी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला कर लिया था। एक सही वक्त देखकर उसे बताने वाला था और जानना चाहता था कि क्या खुशी भी यही चाहती है, और अगर खुशी हाँ बोल दे तो मैं अपने परिवार वालों से खुशी के बारे में बताने वाला था, पर यह सब होने ही नहीं पाया। मिताली। क्यों, ऐसा क्या हो गया? राज। खुशी ने पार्क में जाने का दिल था तो हम दोनों पार्क में गए। पूरा पार्क खाली था, वहाँ हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। खुशी ने अपने हाथों में मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा,
तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में ऊपर वाले से कम नहीं। मेरे सपनों को तुमने साकार किया है। तुम मेरी रूह हो और मैं भी अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती हूँ। मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना और कभी मुझसे नफ़रत मत करना। मैं खुशी की आँखों में सच्चाई पढ़ पा रहा था। वो मेरी आँखों में आँखें डाल के बात कर रहे थे। बातें करते करते वो बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह रो पड़ी और ज़ोर से सीने से लग गई। मुझे लगा ज़्यादा भावुक हो गई है। कुछ बात होगी जो वो कहना चाहती हो पर बोल नहीं पा रही है। शायद थोड़ा दिल हल्का करने के बाद बताएगी, ऐसा मान के रोने दिया। फिर अचानक से चुप हो गई और वहाँ से चलने के लिए बोली तो हम चल पड़े। पूरे रास्ते में वहाँ चुप रही। पूरे रास्ते भर बाइक पर पीछे बैठे बैठे बस मेरी पीठ पर अपना सर रखकर सोती रही। जब उसका घर आया तो मैंने जगाया तब जागी। उसने पहली बार मुझे कहा कि तुम जाओ। उस दिन वो बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही थी। मैं भी प्यार से उसको बाय बोल कर वहाँ से चल दिया। गली के मोड़ पर जब मैंने पलट के देखा तो वो अपना बेबस होकर देख रही थी, मानो कि वो ये कहना चाह रही थी कि वापस चले जाओ, पर उसने अपना हाथ उठाकर मुझसे बात कर रही थी। मैंने मन ही मन मुस्कुरा कर कहा कि पगली हो गई है। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे आखिरी बार अलविदा कर रही है और अब हमारी मुलाकात नहीं होने वाली। मुझे नहीं पता था कि आज के बाद मैं उसको कभी नहीं देख पाऊँगा और उसके बाद वो गायब ही हो। मतलब फिर वो मिली नहीं क्यों? और ऐसी क्या बात हुई जो बिना कुछ कहे अचानक से गायब हो गई? राज, उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता, बस वो जा चुकी थी।